तो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग देखने वाले हैं मॉक टेस्ट का चैप्टर्स का कुछ क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग ऑप्टिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से देख के समझ जाइएगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। और मॉक टेस्ट जो बनाया है उसमें भी सारा इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो उसी में से कुछ क्वेश्चन उठा के आप लोग को हम सॉल्व करवाने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आप लोग देख रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड फॉर सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी स्टोरेज होता है उसमें कौन सा हम लोग मिरर यूज करते हैं। तो देखिए, इसका जो आंसर होता है कॉनकेव मिरर होता है। क्यों होता है? क्योंकि कॉनकेव मिरर एक मैग्नीफाइड मिरर होता है। ठीक है, जो टॉर्च में यूज करते हैं हम लोग वो भी मेरा कॉनकेव मिरर रहता है, कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से आप लोग ये समझ रहे होंगे कि जितना मिरर होता है, जैसे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उसका जो यूज होता है कि वो लोग कहाँ कहाँ यूज होता है, वहां से हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a concave lens has a focal length of 30 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 20 centimeter from the lens? देखिए, पहले तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, कॉन्केव लेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, एंड इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस एट व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। इमेज डिस्टेंस दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, एंड मेरा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो निकालना है। ठीक है, और लेंस फॉर्मूला हम लोग को पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। अब आप लोग देखिए, ये एक कॉनकेव लेंस है, यहाँ पे फोकल लेंथ भी माइनस में होगा, निगेटिव में, भी जो है वो भी निगेटिव में होता है, और यू जो है वो भी निगेटिव में होता है। तो जब तीनों निगेटिव में होता है, जब ये भी निगेटिव में है, ये भी निगेटिव में और ये भी निगेटिव में है, तो कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। यहां से हम आराम से निकाल सकते हैं यू का वैल्यू। तो देखिए, यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/f, मतलब 1/20 माइनस 1/30। देखिए, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम हो जाएगा 60, 23 जा 60, 32 जा 60, मतलब 1/60 आ रहा है क्या, 1/u का वैल्यू। तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल सा 60 हो जाएगा। देखिए, 1/u इज इक्वल टू 1/60, देयरफॉर u इज इक्वल टू 60। सारा चीज सेंटीमीटर में दिया हुआ था, इसलिए आंसर भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, देखिए ये हम लोग को याद करने वाला क्वेश्चन है कि जो प्लेन मिरर रहता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एट इनफाइनाइट पे रहता है, एट इन्फिनिटी पे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस का पैटर्न को समझिए। ठीक है, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू एन ओनली रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, और सेकेंड ऑप्शन डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रेनबो में 7 कलर दिखता है, और वो 7 कलर को जब एक व्हाइट लाइट 7 कलर में विभाजित हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्पर्सन बोलते हैं। तो डिस्पर्सन तो इसमें होगा ही होगा। और जो वाटर का ड्रॉपलेट्स रहता है, जब लाइट उसके अंदर जाता है तो टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाता है। और देखिए, ड्रॉपलेट के अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो डिस्पर्सन भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ब्लू कलर ऑफ द स्काई, जो आसमान नीला कलर का दिखता है, एंड द रेडिस अपीयरेंस ऑफ द सन, मतलब जो सन में लालिमा होता है वो किस की वजह से होता है, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग। देखिए, इसका आंसर तो स्कैटरिंग होगा, लेकिन इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल, रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल जो डेली लाइफ में होता है, रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल, ये सारा चीज आप लोग खुद से ट्राई बनाइएगा, तभी आप लोग का इस ऑप्टिक्स का चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि डैश आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन इनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ। अभी हम लोग सबसे ऊपर बताए थे कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो मैग्नीफाइड होता है, वो बड़ा करके दिखाता है, तो इसका भी होगा कॉनकेव मिरर्स। अब देखिए, मिरर और लेंस उल्टा पुल्टा हो जाता है। ठीक है, जहां कॉनकेव मिरर हो रहा है वहां पे कॉनकेव लेंस यूज नहीं होगा, वहां कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। ठीक है, तो दोनों का वर्क देख लीजिएगा, यूजर्स देख लीजिएगा आप लोग एक बार खुद से। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप लोग, ये सारा मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, इसमें सारा चैप्टर्स वाइज हम लोग बना के रखे हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट
जो है वो कल मतलब 24 घंटा के लिए ही बचा हुआ है, मतलब कल रात 10 बजे तक से पहले अगर किसी को बाय करना है तो कर लीजिए, क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। अब आप लोग कुछ दिन बाद भी अगर बाय कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। अभी अगर इस मोमेंट पे कीजिएगा तो आप लोग को बहुत फायदा देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप लोग कुछ नहीं पढ़े हैं और फिर भी 25 से 30 क्वेश्चन आप लोग बस मॉक टेस्ट को सॉल्व करके लेके आते हैं, तो देखिए जहां पे कुछ नहीं हो रहा तो वहां पे 25 से 30 क्वेश्चन, मतलब एक सेमी गवर्नमेंट में फ्री सीट आप लोग को इजीली मिल जाएगा। तो इतना फायदा आप लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। जहां आप 40 नंबर लेके आए तो वहां अगर 70 नंबर लेके आएंगे इस मॉक टेस्ट का यूज से, लेकिन ये थोड़ा सा अर्ली स्टेज में करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर एंड में जाके बाई कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन बना तो पाइएगा पर उसको दिमाग में रख नहीं पाइएगा। तो थोड़ा सा पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। 19-20 दिन जितना भी बचा हुआ है उसको थोड़ा सा यूटिलाइज करना है। तो इस मॉक टेस्ट को आप लोग बाई कीजिए, इसका लिंक हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। और इसमें सारा एकदम न्यू जो पैटर्न है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये भी ऑप्टिक्स का चैप्टर वाइज है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। हम लोग को कॉन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन फाइंड करना है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर। पहले तो देखिए व्हाट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है द रेशियो ऑफ v बाई यू, मतलब इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखिए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मतलब u दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। हम लोग को इससे भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को इससे भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, वही यूज करके हम लोग 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये है मेरा लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से हम लोग को भी निकालना पड़ेगा। अब देखिए एक चीज बताते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस है तो यहां पे फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव में रहता है, ठीक है। आइए इससे हम लोग भी निकालते हैं। तो जब इसको हम लोग यहां से करेंगे तो मिल जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, 1/f प्लस 1/u। कॉन्वेक्स लेंस है इसीलिए फोकल लेंथ तो पॉजिटिव में होगा, लेकिन जो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो मेरा निगेटिव में हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो है वो निगेटिव में होता है। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 15 टू 30 माइनस 1 मतलब 1/30। तो देखिए 1/v इज इक्वल टू 1/30 आ रहा है, फिर v क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या बोले थे v बाई यू होता है, v मेरा पॉजिटिव में होगा इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा निगेटिव में होगा, मतलब -30 दिया हुआ था। तो देखिए जो इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा -1, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा और इसी क्वेश्चन का एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोग का एग्जाम में गलती ना हो जाए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए ग्लास। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखिए μ12 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन 1, मीडियम 1। और अगर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहे तो उल्टा हो जाता है, मतलब रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 1 बाय रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2। तो देखिए इस केस में क्या दिया हुआ है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए ग्लास दिया हुआ 1.62, द साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल। अब देखिए साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल आ गया, मतलब स्नेल्स लॉ का यूज हो गया, मतलब साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ12 मतलब 1 से 2 मीडियम में जा रहा है, 1 मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ग्लास एयर मीडियम है तो पहला मीडियम एयर होगा, दूसरा मीडियम ग्लास होगा। और क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल एंगल उसको बोलते हैं कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, मतलब कि हम लोग को यही साइन आई का वैल्यू निकालना है। साइन आर मतलब साइन 90, क्रिटिकल एंगल ही मतलब रिफ्लेक्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, साइन 90 1 होता है। अब देखिए μ1 से μ2 की तरफ जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा μ1/μ2 हो जाएगा। μ2 मतलब ग्लास है, दिया हुआ है 1.62। μ1 मतलब एयर है, देखिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। आप लोगों को एग्जाम में अगर आया तो क्वेश्चन में दिया रहेगा और नहीं दिया रहे तो याद रखिएगा कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। जब इसको आप डिवाइड दीजिएगा तो आपको मिलेगा 0.62, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर ऑफ लेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, मतलब क्या है कि आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, पावर निकालना है। अब पावर होता क्या है, पावर होता है 1 बाय फोकल लेंथ,
बट ये जो f है वो मीटर में होना चाहिए, इन मीटर्स। तो यहां पे 1/1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर, और ऊपर में चल जाएगा ये 2 तो 10⁻², और पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, डी। तो 10⁻² मतलब 100 डायोप्टर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज्ड ए ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। देखिए, स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट आइजैक न्यूटन किए थे, और इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, जो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/वेवलेंथ का पावर 4, ये बताए थे लॉर्ड रेले। तो दोनों में से कोई भी एक आए तो याद रखिएगा कि स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के बारे में, जो ग्लास प्रिज्म से पार होता है एक लाइट और वो ये हो जाता है, तो उसके बारे में बताए थे आइजैक न्यूटन। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट की इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴, यहाँ पे लैम्डा का मतलब वेवलेंथ होता है, ये बताए थे लॉर्ड रेले। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम। देखिए, अब लोग देखे होंगे बस में शीशा लगा रहता है या कार में शीशा लगा रहता है, जहां पे हम लोग पीछे का सब कुछ देख सकते हैं। तो वो क्या मिरर रहता है, देखिए छोटा सा मिरर लेकिन पूरा सड़क को कवर कर लेता है। वो कौन सा मिरर रहता है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। एयर बबल इन वाटर बिहेव्स एज कॉन्वेक्स लेंस, जो बबल रहता है एयर बबल, वो कॉन्वेक्स लेंस जैसा वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ दिया हुआ वो 80 दिया हुआ है, और कॉनकेव लेंस का जो दिया हुआ है वो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना है पावर, तो याद रखिए पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/फोकल लेंथ। यहाँ पे 2 फोकल लेंथ दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस का, और एक दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर कॉनकेव लेंस का। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस का जो रहता है वो पॉजिटिव में रहता है, और कॉनकेव लेंस का जो रहता है वो निगेटिव में रहता है फोकल लेंथ। जब एलसीएम लीजिएगा तो मिलेगा 400, 8 5 40 और 5 8 जा 40, मतलब -3/400। ठीक है, जब डिवाइड देंगे, अब देखिए सेंटीमीटर में, मतलब ऊपर में 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 कट गया, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -3/4, मतलब -0.75। डिवाइड दीजिए, मिलेगा -0.75। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म इज √3। इक्विलेटरल प्रिज्म है, इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड बराबर है, एंगल कितना 60 डिग्री है। ठीक है, 60 + 60 + 60 180 डिग्री हो जाता है। When a ray of light enters from one medium to another medium, then which of the following does not change? Does not change है। देखिए, जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में पास करता है तो फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज नहीं होता है। ठीक है, एंड वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज हो जाता है, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज हो जाता है, और वेवलेंथ मतलब स्पीड चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज हो रहा है तो एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। द क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर में क्वेश्चन में है कि द अपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम आप लोगों को स्टार्टिंग में एक चीज बोले थे कि रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सबका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। तो जो देखिए, जब हम लोग का सन राइज होता है या सन डूबता है तो थोड़ा पहले अर्ली स्टेज में दिखता है ना, फ्लैटनिंग दिखता है, और फ्लैट भी दिखता है, थोड़ा सा देखते होंगे फ्लैट दिखता है। वो किसकी वजह से दिखता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, रिफ्लेक्ट होता है, सॉरी रिफ्रैक्ट होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। तो एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास इज इमर्स्ड इन वाटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसको अगर पानी में डुबाएंगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जी समझने वाला बात है कि कॉन्वेक्स लेंस है, उसको अगर पानी में डुबाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल भिबग्योर, तो आप लोग को याद होगा कि एक लाइट जब पास करता है 7 कलर में विक्षेपित होता है, और इस कलर में वो स्कैटर करता है। सबसे ज्यादा स्कैटर कौन करता है, भिबग्योर करता है, वायलेट करता है, सबसे कम करता है रेड। ठीक है, अब देखिए इसी वजह से हम लोग डेंजर में रेड को यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ए ग्लास वाटर मिनिमम किसका हो जाएगा,
वायलेट कलर का हो जाएगा, यही रीजन है वायलेट कलर का हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज, पहला ऑप्शन है इनलार्ज, इनलार्ज नहीं होगा, इन्वर्टेड भी नहीं होगा, ठीक है, इनलार्ज नहीं होगा फिर से, तो वर्चुअल मतलब पीछे बनता है, इरेक्ट एंड डिमिनिश छोटा साइज का बनता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं। ठीक है, सारा मिरर लेंस जितना भी दो टाइप का आप लोग देखें, सब कौन सा डाइवर्जिंग है कौन सा कन्वर्जिंग है, सबका यूज, सब कहाँ यूज होता है, सबका फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव में होता है, भी और यू किसका पॉजिटिव किसका निगेटिव में होता है, ये सारा चीज आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम लोग एक बार, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करना। तो जो पहला क्वेश्चन है, द वेव्स रिलेटेड टू टेलीकम्युनिकेशन। देखिए टेलीकम्युनिकेशन में कौन सा वेव यूज होता है, माइक्रोवेव यूज होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, टेलीकम्युनिकेशन में माइक्रोवेव यूज होता है। ये वेव का क्वेश्चन है और वेव भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ऑप्टिक्स में दो टाइप का पढ़ते हैं, एक हम लोग पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स, एक पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो दोनों ऑप्टिक्स को आज ही निपटा देते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। पूरा मॉक टेस्ट में जितना भी क्वेश्चन है वो सारा न्यू पैटर्न पे, जितना भी आप लोगों का न्यू एग्जाम पैटर्न है उस पे बेस्ड है। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने को मिल सकता है इसी तरीके का। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए, और अगर आप लोगों को क्वेश्चन और ज्यादा चाहिए तो आप लोग एक बार जो लिंक दे रहे हैं वहां पे जाके मॉक टेस्ट को देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें सारा चैप्टर्स का मॉक टेस्ट अवेलेबल मिलेगा, आप लोग को फुल मॉक टेस्ट अवेलेबल मिलेगा, लाइव क्लासेस में सबका सॉल्यूशन कराया जाएगा, प्लस रिकॉर्डिंग भी दिया जाएगा आप लोगों को। और लाइव क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम लोग एक एक दिन में सारे चैप्टर को, मैथ्स हो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, सबको रिवाइज कर रहे हैं स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या होता है, तो देखिए याद करने वाला क्वेश्चन ये सब ट्रांसवर्स नेचर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो वैक्यूम से ट्रेवल हो ही जाता है, जो साउंड वेव होता है वो नहीं ट्रेवल होता है। साउंड वेव जो होता है वो मेरा ट्रेवल नहीं होता, उसके लिए एक मेटेरियल मीडियम चाहिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें से कौन सा ऐसा वेव है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो देखिए एक्सरे भी होता है, गामा रे भी होता है, अल्फा रे भी होता है। ठीक है, जो बीटा रे होता है वो मेरा नहीं होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। द ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज, देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, करंट आ रहा है मतलब एम्पेयर होगा इसका ऐसा यूनिट। डिस्प्लेसमेंट करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट इज सेम है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है एक बार देख लीजिएगा। अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे, क्या कंडक्शन करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नहीं। कंडक्शन करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस, नहीं। करंट कंडक्शन करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव, नहीं, क्योंकि ये कंडक्शन करंट नहीं होता है, बट कॉज्ड बाय टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक करंट, ये कंडक्शन करंट नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग एक बार। द मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन क्या होता है, मॉडिफाइड। देखिए जब हम लोग एटम्स एंड न्यूक्लियर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पहला पन्ना पलटते हैं तो उसमें हम लोग को ये इक्वेशन दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, मैक्सवेल इक्वेशन। और सबसे पहले उसमें दिया जाता है कि एम्पेयर सर्किटल लॉ, मतलब बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। याद रहेगा आप लोग को कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज म्यू नॉट आई होता है। ये एम्पेयर सर्किटल लॉ बताया गया था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का ये टॉपिक था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लोज इन द डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज चेंजिंग विथ टाइम। देखिए द डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो इन द डाई इलेक्ट्रिक ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, जब टाइम के साथ बदलता है तो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इफ एक्स F and U denote the displacement force acting on the and potential energy of particle, then देखिए F मेरा क्या होता है, फोर्स, U बराबर दिया हुआ है मेरा पोटेंशियल एनर्जी। अब लोग को एक चीज तो याद होगा कि
W इज इक्वल टू क्या होता है, F डॉट डी एक्स होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहां पे देखिए वर्क का जो यूनिट होता है एनर्जी का भी सेम यूनिट होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू W बाई डी एक्स, ठीक है। पर यहां पे निगेटिव ऑर्डर में होता है, एक्स एफ डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स एक्टिंग एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए पार्टिकल। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बार बार बोल दिया, पोटेंशियल एनर्जी है, इसीलिए यहां पे एक निगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। आप लोगों को पता होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वो कैसे जनरेट होता है, उसका mgh होता है। उसी तरह काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है। अगर इस v में हम चेंजेस ला दें, दुगना कर दें या हाफ कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस हो जाएगा वो देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए if 50 न्यूटन force is applied on a body then it displaces the body by 10 मीटर। F दिया हुआ है 50 न्यूटन, ठीक है, dx दिया हुआ है 10 मीटर, मतलब डिस्प्लेस हो रहा है, और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। आप लोगों को पता होगा W इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है। फोर्स दिया हुआ है 50, dx दिया हुआ है 10, और यहाँ पे cos 60, cos 60 होता है 1/2, काटेंगे तो 25, 250 जूल हो जाएगा, ठीक है, 250 जूल। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करना है, एक सेकंड क्या क्या दिया, फोर्स दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ 3i + 4j, ठीक है, और x डिस्प्लेसेस बाय डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन अभी हम लोग देखिए कि डॉट प्रोडक्ट होता है, तो डॉट प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ये दिया हुआ 3i + 4j, ये भी दिया हुआ 3i + 4j, मतलब 3 3 जा 9, i को i के साथ, j को j के साथ, तो इसका 25 जूल होना चाहिए, बिल्कुल सही, 25 जूल इसका आंसर हो जाएगा। देखिए वर्क होता है मेरा F डॉट डी एस, ठीक है, फोर्स दिया हुआ वेक्टर में, dx भी दिया हुआ वेक्टर में, i को i के साथ प्लस j को j के साथ प्लस k को k के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। वेट ऑफ ए पर्सन इज 800 न्यूटन, ठीक है। इफ ही रन्स 4 मीटर इन वर्टिकल लैडर इन 2 सेकेंड, पावर निकालना है। पावर बराबर होता है वर्क डन बाई टाइम टेकन, पावर का यूनिट होता है वाट। यहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा, देखिए वेट दिया हुआ है न्यूटन, वेट भी न्यूटन में होता है, फोर्स भी न्यूटन में होता है, तो 800 इंटू 4, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन हो गया, क्योंकि देखिए W भी एक यहाँ पे फोर्स जैसे एक्ट कर रहा है। देखिए जो वेट है वो जो लगेगा नीचे की तरफ तो फोर्स लग रहा है, क्यों, W इज इक्वल टू मास इंटू जी होता है, यहाँ पे G इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टाइम दिया हुआ है 2, तो काटेंगे तो 1600 आ रहा है, 1600 वाट आ रहा है, तो उसको लिख सकते हैं 1.6 किलोवाट, 1.6 किलोवाट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन पुशेस ए वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट। निगेटिव वर्क होगा, मतलब एक आदमी है जो दीवार को धक्का मार रहा है पर दीवार हिल नहीं रहा, कुछ भी इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो निगेटिव वर्क होगा। पॉजिटिव बट नॉट मैक्सिमम वर्क, नो वर्क एट ऑल, मैक्सिमम वर्क। देखिए एक आदमी है जो दीवार को धक्का मार रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई चेंजेस आएगा क्या, मतलब कोई वर्क होगा। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स होता है, वो फोर्स तो अगर पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब नो वर्क एट ऑल। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहा है कि कोई आदमी दीवार को धक्का मार रहा है तो कोई भी वर्क नहीं होगा, ठीक है। देखिए माइक्रो लेवल पर देखेंगे तो वर्क भले दिख जाए, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें इफेक्ट दिख जाए, पर मैक्रो लेवल पर देखेंगे तो कोई, मैक्रो लेवल पर देखेंगे तो हमको कोई वर्क नहीं दिखेगा, ठीक है। 2 balls at the same temperature collide in elasticity, what is conserved। ये देखिए 2 बल्ब है, 2 बॉल है, ठीक है, बॉल टकराएगा तो क्या कंजर्व रहेगा, क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा, वेलोसिटी कंजर्व रहेगा, टेम्परेचर कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में देखते हैं कि जब टकराता है तो क्या रहता है, जो इनिशियल मोमेंट रहता है, ये हम लोग प्रूव भी किए होंगे सेमेस्टर में, कि जो इनिशियल मोमेंटम रहता है बराबर मेरा फाइनल मोमेंटम आ जाता है, फाइनल मोमेंटम आ जाता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो हम लोग बंदूक से गोली चलाते हैं और जो पीछे तरफ जो एक्शन होता है वो भी क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्या बोला है, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ ईच बी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स देन द यूनिट ऑफ द एनर्जी इज इंक्रीज बाय, क्या बोला है, फोर्स जो है 4 टाइम्स हो जा रहा है, मतलब फोर्स टाइम 4 टाइम उसका F हो जा रहा है, F1 मान लीजिए 4F हो गया, और लेंथ भी जो है वो L1 4L हो गया, ठीक है।
हम लोग को एनर्जी निकालना, यूनिट ऑफ एनर्जी। देखिए अब तो और आसान है, यूनिट ऑफ एनर्जी कितना होगा। तो आप लोग देखिए वर्क डन, वर्क का एनर्जी का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। तो अगर हम वर्क के बारे में पता कर लिए तो एनर्जी भी उतना ही टाइम्स चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट सेम है। तो इसका अगर ये 2 जूल है तो एनर्जी भी तो 2 जूल होगा। तो वर्क के बारे में देखते हैं कि क्या वर्क पता कर सकता है। देखिए वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स हो गया 4 टाइम्स और ये भी हो गया 4 टाइम्स। देखिए 16 टाइम्स हो गया F इंटू एल, मतलब 16 टाइम्स हो जाएगा मेरा एनर्जी, क्योंकि वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम रहता है। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि वर्क का सीजीएस यूनिट क्या रहता है, ठीक है। वर्क का सीजीएस यूनिट क्या रहता है आप लोग कमेंट में लिखिए। क्वेश्चन और भी था पर ये सारा क्वेश्चन हम एक दिन में नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चैप्टर है, बहुत सारा क्वेश्चन है। अगर आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा ज्यादा बेनिफिट रहेगा। कल रात 10 बजे तक आप लोग इसको वाई कीजिए ₹349, जिसमें आप लोग को लाइव क्लासेस भी दिया जाएगा। ये लाइव क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं तो, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अगर आप लोग मेहनत कर सकते हैं 19-20 दिन अपना सारा टाइम फोकस कर सकते हैं, 2-3 घंटा या हम तो ये बोलेंगे कि 3-4 घंटा अगर आप लोग दे सकते हैं तो ये मॉक टेस्ट को बाय कर लीजिए, आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और चैप्टर वाइज भी इसलिए कर दिए हैं, फुल मॉक टेस्ट भी है, मिक्स्ड है, फिजिक्स केमिस्ट्री अलग का भी है, ताकि आप लोग चैप्टर पहले बनाएं, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का अलग अलग ही बनाएं और उसके बाद फुल मॉक टेस्ट लगाएं, जिससे आप लोगों को क्या हो जाएगा, बहुत ही हेल्पफुल रह जाएगा, आप लोग का अपने आप चेंजेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।